अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका चैप्टर 26 जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। और जैसा नाम से स्पष्ट है कि दीज आर जनरल प्रोविजन, और जनरल प्रोविजन का मतलब यही है जो सब पर लागू हो। जांच उस पर भी लागू, विचारण उस पर भी लागू, यानी चाहे इंक्वायरी है चाहे ट्रायल है, और दो ही चीजें कोर्ट के समक्ष चलेंगी। इन्वेस्टिगेशन हमेशा कोर्ट के अलावा अन्य कोई अथॉरिटी यही करेगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसके बीच मूल रूप से जो फर्क करते हैं वो यही होता है। अन्य फर्क ये भी हो सकते हैं, लेकिन मूल फर्क यही है। यानी इंक्वायरी और ट्रायल, ये दो चीजें न्यायालय के द्वारा कंडक्ट होती ही होती है। और आपका इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, इसे करते समय न्यायालय के पास जो शक्तियां होंगी उनकी चर्चा इस अध्याय में होगी, और वो सामान्य है। सामान्य होने का अर्थ ही ये हो गया कि ये सारे न्यायालय, जितने भी दंड न्यायालय की कोर्ट में आते हैं, उन सभी के संबंध में ये प्रोविजन लागू होंगे। इसलिए इन प्रावधानों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कारण यह है कि इन प्रावधानों पर हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, और यहां लगभग 25 सेक्शन है। 25 हो, 26 भी हो सकते, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस अध्याय में जितने सेक्शन समाविष्ट, उनमें से प्रत्येक सेक्शन से सवाल बनता है। प्रत्येक सेक्शन, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिससे सवाल न बनता। और 300 के जितने सब सेक्शन हैं, 300 मीनिंग देयर बाय सीआरपीसी का सेक्शन 300 जो अब बीएनएसएस का सेक्शन 337 हो गया है। इसके प्रत्येक सब सेक्शन से सवाल बनेगा। 337 लगातार मेरे मुंह से 300 ही निकलेगा, कारण हम पहले ही कह चुके हैं कि हमने जितनी बार पढ़ा इस उम्र तक वो 300 ही पढ़ा, और कुछ मटेरियल बदलाव नहीं है। इसलिए नंबर बदले हुए याद करने की हमें कम से कम कोई जरूरत नहीं। एग्जाम आपको देना है तो बदले नंबर आपको याद करने हैं, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे मुंह से बार बार 337 की जगह 300 ही निकलेगा। सेक्शन 300 एक अन्य दृष्टिकोण से भी पढ़ना जरूरी है। वो इसलिए है कि यह अनुच्छेद 20 से समानता रखता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 20(2), उसमें 3 सबसेक्शन है। 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 20(1) डिफरेंट बात कहता है। 20(1) कहता है कि आपने यदि कोई काम किया है तो उस काम के करने का जो समय है, जो अवसर है, उस अवसर पर उस कार्य की प्रकृति कानून के मुताबिक कैसी है, यह देखा जाएगा। यानी कानून के मुताबिक जो कृत्य होते हैं ये मूलतः दो ही प्रकार के हैं। एक कृत्य अवैध है और दूसरा वैध है।
अवैध की फिर दो श्रेणियां हो जाती हैं। एक अवैध जो सिर्फ अवैध है, और एक अवैध जो अवैध के साथ अपराध भी है। ठीक है ना? और हमने कहा था आपसे कि अपराध उसको कहते हैं जब कृत्य में इस कदर दुष्टता समाहित रहती है कि जो समाज का नियंता है यानी लेजिस्लेचर, वो ये उचित मानता है कि इस कृत्य के लिए आपको दंड देना यही ठीक बात होगी। इस कृत्य के प्रति अन्य किसी उपचार को मान्यता देना स्वयं समाज के साथ अन्याय होगा, और तब उस कृत्य को समाज की न्यूनतम नैतिक मान्यताओं के विरोध में होने के कारण विधि न सिर्फ उसे प्रतिषिद्ध करती है, यानी न सिर्फ उसे अवैध घोषित करती है, बल्कि उसे दंडनीय भी बना देती है। यद्यपि सारे अवैध कृत्यों के संबंध में विधि का यह व्यवहार नहीं होता। कुछ अवैध कृत्य आप संविदा भंग के नाम से जानते हो, कुछ अवैध कृत्य आप अपकृत्य या ट्रॉट इसके नाम से जानते हो। ठीक है? और इन अवैध कृत्यों के प्रति विधि अन्य अनेक प्रकार के अनुतोष उपलब्ध कराती है, किंतु दंड का कोई अनुतोष नहीं देती। क्यों? ये सिर्फ अवैध है, ये अपराध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अपराध अवैध कृत्यों की एक विशेष प्रकार की श्रेणी है, और वो श्रेणी ऐसे कृत्यों से संबंधित जो प्रकृति से समाज की न्यूनतम नैतिकता के खिलाफ है। इसलिए समाज को उनसे बचाने के लिए राज्य स्वयं एक संगठन बनाता है जिसे पुलिस कहा जाता है, और पुलिस आपसे न्यूनतम नैतिकता इसका पालन कराती है। अर्थात तुम अपने मां बाप को मारोगे नहीं, मां बाप सहित किसी को भी आप मारेंगे नहीं। ठीक है ना? और मां बाप भी अपने बच्चे को मारेंगे नहीं। अब वही बात है कि शब्द जो है उसे उसी प्रकार सुनना चाहिए। शब्द है मारेंगे नहीं, तो मारने का मतलब यह हुआ कि आप मारने के लिए ही किसी को मारें, तब आप उसे मार रहे हैं यह कहा जाएगा। जब आप उसे इसलिए मार रहे हैं कि आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो मार नहीं रहे, उसे सुधार रहे हैं, तो मार नहीं रहे। हमने आपसे कहा था कि हिंसा कौन सी गलत है? हिंसा वो गलत है, या यूं कहें हिंसा कहा ही उस हिंसा को जा सकता है जो सिर्फ दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही की गई है। अगर शांति का कोई उपाय बचा ही नहीं, तब शांति के या शांति की स्थापना के लिए जो कुछ किया जाएगा वो हिंसा नहीं है, वो शांति की स्थापना का प्रयत्न है। तो मारना मीनिंग देयर बाय मारना, और मारने का मतलब हुआ मारना ही उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इंटेंशन इज नॉट कपल्ड बाय एनी अदर इंटेंशन। यू वांट सिंपली टू हिट ए पर्टिकुलर पर्सन, देन इट विल बी सेड कि आपने मारा है, तो मारने की इजाजत मां बाप को भी नहीं। ठीक है? अपने ही पुत्र को, क्योंकि जो उनका पुत्र है वो इस देश का नागरिक है, और नागरिक पहले है, पुत्र बाद में है। तो मारने की इजाजत किसी को नहीं है।
ये न्यूनतम नैतिकता है, ठीक है। और पैर छूने चाहिए आपको अपने मां बाप के, या उनका सम्मान करना चाहिए, ये आपकी अपनी नैतिकता है। न्यूनतम नैतिकता का पालन पुलिस कराएगी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम नैतिकता अगर अपालित रह गई तो समाज ही नहीं बचेगा। और अधिकतम नैतिकता के मानदंड आपके द्वारा अनुपालित किए जाएंगे या नहीं, इट विल बी योर स्वीट लाइकिंग, आपकी इच्छा। आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो वैसे रहिए, अशांति चाहते हैं तो चाहे जैसे रहिए, लेकिन इस स्तर पर अशांति अगर आप फैलाएंगे कि एक दूसरे को मारेंगे तो फिर राज्य कार्यवाही करेगा। और मारना यह अपराध, तो अपराध एक ऐसे अवैध कृत्य का नाम है जिसमें न्यूनतम नैतिकता के मानदंडों का भी उल्लंघन होता है और उसके प्रति कार्यवाही, इसे करने का जिम्मा ये राज्य लेता है। तो अनुच्छेद 20(3) कहता है जिस समय आपने कोई कृत्य किया उस समय उस कार्य की प्रकृति कैसी थी यह देखा जाएगा। अगर उस समय वो कृत्य अपराध समझा जाता था तो उस समय समझा जाना चाहिए। यह नहीं कि आपने कृत्य किया और उसके बाद उसे अपराध घोषित कर दिया गया, तो आपको उस कृत्य के लिए जो कालांतर में अपराध घोषित हुआ दंड नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधि हिंदुस्तान में निर्मित नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी भूतलक्षी प्रभाव यानी विधि को पीछे से लागू कर देना, कहा जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से हिंदुस्तान में जब भी किसी विधि को लागू करने का प्रश्न होगा तो वह विधि अनुच्छेद 20(1) के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 13(2) की व्यवस्था के मुताबिक शून्य हो जाएगी। क्यों? अनुच्छेद 13(2) कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। और अनुच्छेद 13(2) का संबंध इन शब्दों के प्रभाव से है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। तो अनुच्छेद 13(2) में वर्णित राज्य कौन सा है? जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य वर्णित है वो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया है, क्योंकि वो लिखता है केंद्रीय विधायिका, राज्यों के विधानमंडल, केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारे के सारे संविधान लागू होने के बाद आए हैं। और वो कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लागू होता है। आप इसे रटते हैं और बार बार भूलते हैं। अगर इसे समझा जाए तो भूलने की बात ही खत्म हो जाती है। तो कहता है कि जिस समय आपने अपराध किया, जिस समय आपने कृत्य किया, अपराध की तो बात ही नहीं, उस कृत्य की प्रकृति उस समय देखी जाएगी। और अगर उस समय वो अपराध के तौर पर विधि ने रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, अभिज्ञात किया है, तो फिर अगली बात कि उस समय पर उस कृत्य के लिए जितना दंड प्रोवाइड था, कालांतर में भले ही उस काम के लिए दंड बढ़ जाए लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितना उस समय प्रोवाइड था, जिस समय आपने काम किया था। ये 20(1) कहता है। और 20(2) वो वही बात कहता है जो अनुच्छेद 300 कहता है। लेकिन व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 20 एंड
सेक्शन 300, इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि सीआरपीसी प्रथम बार 1898 में बनी और बहुत दिन तक चलती रही। और 1898 की सीआरपीसी में भी सेक्शन 300 जैसा प्रोविजन था। किस सेक्शन में था यह हम नहीं बता सकते, क्यों, हमने वो पढ़ी नहीं। और जिस समय हमने पढ़ी उस समय 1898 सीआरपीसी पढ़ने का कोई मतलब था भी नहीं। ठीक है, हमारे जन्म के 1-2 साल बाद ही वो सीआरपीसी लागू हो गई जो हमने पढ़ी है। और उसके सेक्शन 300 में वही प्रिंसिपल लिखा है जिसका संबंध, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही प्रिंसिपल लिखा है जो अनुच्छेद 20 में लिखा है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हम कह रहे हैं अनुच्छेद 300 में जो लिखा है उसका संबंध अनुच्छेद 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए, जरा उठाओ देखते हैं क्या शब्द है, एक्चुअल शब्द हम देखना चाहते हैं। कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, यानी एक बार, अगर इसे पॉजिटिवली पढ़ने हैं तो बात ऐसे आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, निगेटिवली लिखा है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें और इसको पॉजिटिवली पढ़ें तो इसको पॉजिटिवली ऐसे पढ़ा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा, यह कब कहा जाए कि जो दोबारा अभियोजन बताया जा रहा है, यह दोबारा अभियोजित और दंडित करना बताया जा रहा है, उसके लिए उसका पूर्व में अभियोजन हो गया है। यानी एक ही अपराध का क्या तात्पर्य है? एक ही अपराध का क्या तात्पर्य है? आप भूल जाइए कि सीआरपीसी में 300 है, भूल जाइए। अब अनुच्छेद 20 को पढ़िए। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। भूल जाइए, 300 सीआरपीसी नहीं है, ऐसे मानिए। एक व्यक्ति पर 304 में आरोप लगा, उसका अभियोजन हुआ, दंडित हो गया, छूटा, ठीक है, या नहीं छूटा, जैसा भी हुआ, ठीक है, खैर दंडित हो गया तो छूटेगा ही। मानिए दंडित नहीं हुआ, हमने उसका दोबारा 302 के लिए अभियोजन ये शुरू कर दिया। ये 302 के लिए हमने उसे अभियोजित किया, ठीक है, छूट गया, वो 2 सिद्ध नहीं हुआ। हमने अब उसका 304 के लिए शुरू कर दिया, ये 307 के लिए शुरू कर दिया। आईपीसी के प्रोविजन कोड कर रहा हूं, अब तो बीएनएस हो गई। तो एक ही अपराध के लिए उसका दोबारा अभियोजन हो रहा है,
ये कैसे कहा जाए? आप एक ही अपराध के लिए उसे दोबारा अभियोजित कर रहे हैं, ये कैसे कहेंगे? क्योंकि सेक्शन 300 ये तो ही नहीं। एक ही अपराध क्या है, इसकी व्याख्या सेक्शन 300 में हुई है। एक ही अपराध से क्या अभिप्रेत है, यह सेक्शन 300 में बताया गया है। इसलिए अगर सेक्शन 300 हटा दिया जाए तो अनुच्छेद 20 पूरे प्रभाव से लागू ही नहीं हो पाएगा। जो अनुच्छेद 20 की भावना है, अनुच्छेद 20 मीनिंग देयर बाय अनुच्छेद 20(2), और आप 20(1), 20(2), 20(3) ऐसे ही याद करेंगे, क्योंकि एग्जामों में वो ऐसे ही पूछा जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव की विधि नहीं बनेगी। ये अनुच्छेद 20 के किस सबसेक्शन में लिखा है? तो ये 20(1) में लिखा है, और ये नहीं लिखा है कि भूतलक्षी प्रभाव से विधि नहीं बनाई जा सकेगी। जो लिखा है उसका प्रभाव यह है कि यह समझा जाएगा कि वहां यह लिखा है कि भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां नहीं बनाई जाएंगी, सिविल विधियों के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। सुबह भी हमने कहा था कि स्टेट का कोयला यदि विधायी शक्ति न होने के आधार पर असंवैधानिक हो जाता है, तो संसद अपनी अवशिष्ट शक्तियों में उसके वैलिडेशन के लिए एक्ट पास कर सकती है। लेकिन वो बात दांडिक विधियों से संबंधित नहीं है, और वैलिडेशन एक्ट ये भूतलक्षी प्रभाव से ही लागू होगा, क्योंकि उस एक्ट के अंतर्गत काम तो किए ही जा चुके होंगे, या वो एक्ट जो असंवैधानिक घोषित हुआ, जिस तिथि पर असंवैधानिक घोषित हुआ, उससे पूर्व अधिनियमित तो हुआ ही होगा, तभी तो हुआ, नहीं तो होगा कैसे? तो 20(2) के आलोक में जब उस बात को देखेंगे तो बात ऐसे आएगी कि भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां नहीं किंतु सिविल विधियां निर्मित की जा सकेंगी। और 20(2) मना करता है कि एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 20(3) है, और इसे बोलते हैं आत्म अभिशंसन के विरुद्ध नियम। इसे ऐसे पूछते हैं कि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध नियम अनुच्छेद 20 के किस सबसेक्शन में है? अब आप देखेंगे क्या कहता है अनुच्छेद 20? एक ही अपराध के लिए। अब एक ही अपराध कब माने? अगर 300 हटा दें तो एक ही अपराध की व्याख्या हो सकता है उच्चतम न्यायालय के अर्थान्वयन से वही आ जाए जो अनुच्छेद 300 में लिखी है, लेकिन वो विषय अर्थान्वयन का होगा, और भविष्य क्या रहेगा इस विषय पर सिर्फ ईश्वर अधिकार से कुछ कह सकता है। कम से कम हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम भविष्य के बारे में कुछ अधिकार पूर्वक कह पाए। ठीक है, इसलिए बिना 300 के 20 अप्रभावी सिद्ध होगा। एक चीज और कही उसने अनुच्छेद 20 में, एक ही अपराध के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। हम फिर आपसे करें, कल्पना करेंगे 300 नहीं है,
300 तो है ही नहीं। अब बात करिए, एक व्यक्ति का अभियोजन हुआ, पाया यह गया कि सैंक्शन नहीं थी, और जिस अपराध के लिए अभियोजन हुआ उस अपराध के लिए सैंक्शन जरूरी थी। बिना सैंक्शन उस अपराध के लिए अभियोजन हो ही नहीं सकता था। सैंक्शन के अभाव के कारण न्यायालय ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, क्योंकि सैंक्शन आवश्यक थी। क्या इसे अभियोजन माने? ठीक है, वही बात जो हम ये कह रहे थे एक दिन, कि निश्चित कथा सुनने से भगवान मिल जाएंगे। क्यों? ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। ठीक है, कथा सुनने से उन्होंने कहा है, नवदा भक्ति जब शबरी को बताइए कि अगर मेरे कथा प्रसंग सुने जाएंगे तो हम मिलेंगे। और हमने एक दिन बोला कि आप कथा सुनने जाते हो तो आपको कतई नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात दोनों ठीक है, क्योंकि हमने जो कही थी बात, उसका संबंध आपसे था, और वो जो कह रहे हैं उसका संबंध भी आपसे ही है। सुनना और सुन लेना ये दो अलग अलग बातें हैं। सुनने में आप क्या कर रहे हो? ध्वनि हो रही है, कान में भगवान ने पर्दा लगाया है, उससे टकरा रही है, मस्तिष्क को पहुंच रही है, मस्तिष्क आपको बता रहा है, ये कहा जा रहा है, आप सुन रहे हो। इससे तो आप रोकना भी चाहो तो रोक ही नहीं सकते। सुनना अलग बात है और सुन लेना अलग बात है। जब आप किसी की सुन लेते हो तो वो जो कह रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आपने सुन ली। ठीक है ना, कहते हैं उन्होंने मेरी सुन ली। सुन ली शब्द प्रयोग कब है? जब उसने आपकी बात मान ली। जब तक मानी नहीं तब तक सुन नहीं ली है। ठीक है, तो जब मान ली तभी सुनी है। इसका मतलब यह हुआ कि कथा में जो कहा जा रहा है, जो मैसेज ऑफ द कथा है, उस मैसेज को अगर आपने सुन लिया तो आपने भगवान की कथा के प्रसंग सुने हैं, यह कहा जाएगा। अन्यथा तो सिर्फ सुने हैं, यही कहा जाएगा। ठीक है, तो सुनना और सुन लेना डिफरेंट बात है। सुन लेना ऐच्छिक है, सुनना अनैच्छिक है। तो जो अनैच्छिक है उसके कारण आपको कुछ क्यों मिलेगा? जिसे सुनने तक की इच्छा आप में नहीं थी, आप में कोई उत्साह नहीं था। ठीक है ना, जैसे योगी है, साधु है, संत है, खाना वो भी खाएगा और खाना आप भी खाएंगे, कपड़े वो भी पहनेगा, कपड़े आप भी पहनेंगे। हो सकता है वो आपके जैसे कीमती कपड़े ही पहने, लेकिन फिर भी फर्क है। आप खाना खाने और कीमती कपड़े पहनने के लिए किसी भी प्रकार के, ठीक है, गलत काम को करना स्वीकार कर लोगे, क्योंकि आप में महंगे कपड़े पहनने, ब्रांडेड कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाने की इच्छा है, और उसमें इस ढंग की कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि मिल गया तो खा लिया, नहीं मिलता तो कोई शिकायत नहीं। ठीक है, ये फर्क है। ये शिकायती चित्त जो आपके पास है और वो शिकायती चित्त जो उसके पास नहीं है, यही अंतर है।
यही उसे साधु बना रहा है और यही आपको गृहस्थ बना रहा है। ठीक है, तो सुनना और सुन लेना ये तो अलग बात है। कथा सुनने से निश्चित वो प्रभाव होंगे जो प्रभाव, ठीक है, स्वयं भगवान ने बताए हैं, डेफिनेटली होंगे। लेकिन सुने तो आप महसूस करते हैं जो कुछ आप सुनाने गए वो सुनता तो जज भी है, ठीक है, कान थोड़ी बंद कर लेता है, लेकिन सिर्फ सुनता है और कभी कभी सुन लेता है। ठीक है, तो जब सुन लेगा तब आपकी मान लेगा, और जब सिर्फ सुनेगा तो फिर सिर्फ कहीं जा रही है, सुन ली। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो कृत्य किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उस उद्देश्य के लिए, कृत्य को करने के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब कुछ किया गया, और फिर उस किए गए के आधार पर कृत्य का होना या न होना निश्चित किया गया। तब यह माना जाएगा कि कृत्य या तो हुआ या नहीं हुआ। कृत्य को करने के लिए जो कुछ जरूरी था वही नहीं किया गया, तो कृत्य हुआ या नहीं हुआ इस विषय पर निर्णय कैसे हो? शब्द हैं अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। शब्द है कि कथा सुनना, इससे भगवान उपलब्ध होंगे। तो सुनने के लिए जो कुछ जरूरी था, एकाग्रचित्त होना, सुनने के बाद सुने के मुताबिक काम करना, ये तो दिखा नहीं। तो आपने सुना, ये कैसे मान लें? ये तो सिर्फ आप दिग्भ्रमित कर रहे हो कि हमने सुना, इनफैक्ट आपने कुछ नहीं सुना। ठीक है, ऐसे शब्द क्या है 20 में? अभियोजित और दंडित किया जाएगा। आपने जिस न्यायालय के समक्ष ट्रायल चलाया, उस न्यायालय को शक्ति ही नहीं थी उस विचारणा को सुनने की। चलना चाहिए था मजिस्ट्रेट सेशन में, चला रहे मजिस्ट्रेट में। आपने जिस अपराध का विचारण करना चाहा था उसके लिए परमिशन चाहिए थी, परमिशन ली नहीं। तो कृत्य करने के लिए जो कुछ जरूरी था वही नहीं हुआ, तो फिर कृत्य किया गया, ये कैसे मान लें? अभियोजन किया गया कैसे माने? अभियोजन तो हुआ ही नहीं, लेकिन 300 है नहीं। हमने आपसे कहा यू मस्ट इमेजिन देयर इज नो सेक्शन 300 इन द सीआरपीसी। इमेजिन ऐसे करेंगे, केवल 22 है, तो अभियोजित हुआ नहीं हुआ कैसे माने? ठीक है, हम कहते हैं अभियोजित हुआ क्योंकि तुमने सेंक्शन क्यों नहीं ली? सेंक्शन के अभाव में कोर्ट ने, ठीक है, दोषमुक्त किया, अभियोजन हुआ, और उसका परिणाम दोषमुक्ति में है। दोबारा अभियोजित और दंडित आप हमें करेंगे नहीं, ना तो अभियोजित करेंगे ना दंडित करेंगे। दंडित की होने की तो बात ही पहले आए, अभियोजित तो पहले निपट लें। ठीक है, वही नहीं निपट पा रहे हैं। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अर्थान्वयन से अभियोजन के वही अर्थ ले जो सीआरपीसी की धारा 300 में क्या है, अभी उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। At this time we are discussing about the interrelation of section 320 subsection 2. हम बात ही नहीं कर रहे 300 में क्या है। ठीक है, तो हो सकता है वही आ जाए अर्थान्वयन से, लेकिन अर्थान्वयन से क्या आएगा और उसके विपरीत आगे नहीं आएगा। भाई अर्थान्वयन से एक चीज आ गई, सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन ओवर रूल करने की ताकत है, आगे ओवर रूल हो गया तो क्या कर लेंगे? तो इस सब की गारंटी क्या होगी? तो कोई बात ही नहीं। फिर दंडित, एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, अभियोजित और दंडित।
कोर्ट ने एक बार अभियोजित किया और जुर्माने से दंडित कर दिया या निंदा करके छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे कोर्ट को लग रहा कि नहीं इन्हें सजा मिलनी चाहिए थी या इससे ज्यादा जुर्माना होना चाहिए था या दंडादेश कारावास और जुर्माने दोनों का होना चाहिए था। अब दोबारा हम उसे दंडादेश पकड़ के दे रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे एक बार, ठीक है, आप दंडित, अभियोजित और दंडित एक बार से अधिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हालांकि यह बात बहुत ज्यादा नहीं जम रही, लेकिन इस ढंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि यह बात तो ठीक है कि दंडित तो जुर्माना वो भी माना जाएगा और फिर कारावास तो चलिए वो बात आ गई कि 2 बार दंडित नहीं करेंगे, लेकिन पिछली स्थितियों को, इस स्थिति को छोड़ भी दें तो भी पिछली स्थितियों से तय हो रहा है कि एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित सेम ऑफेंस के लिए नहीं किया जाएगा। इन शब्दों को पूर्ण प्रभाव सीआरपीसी की धारा 300 के अभाव में मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक चीज, अब एक और चीज देखें। हम लोगों ने देखा था, क्या कहा था कि अगर, अभी कहा था नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग, सेक्शन 321 पिछली सीआरपीसी में अब आ जाएगा क्योंकि वो चैप्टर ही शुरू हो गया, जांचों और विचारणों के संबंध में साधारण उपबंध। जो पिछली सीआरपीसी में धारा 321 है वो इस बात की सुविधा देती है कि लोक अभियोजक संबंधित सरकार की लिखित अनुमति के आधार पर न्यायालय की अनुज्ञा से किसी भी अभियोजन को किसी भी समय वापस ले सकता है, ठीक है। और ऐसे वापस ले लेने का प्रभाव दोष मुक्ति होगा, ठीक है ना। और किसी भी स्टेज पर कॉग्निजेंस हुआ, लोक अभियोजक ने वापस ले लिया। 321 में वर्णित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अभियोजन वापस ले लिया गया, प्रभाव दोष मुक्ति है। अब 300 नहीं है, 321 है, 300 नहीं है। एक चीज और अब आएगी, इसी चैप्टर में है कि व्यक्ति को क्षमादान यह किया जा सकता है। किन शर्तों पर किया जाएगा वो बात अलग है, लेकिन किया जा सकता है। शर्तें जब आएगा तब देख लेंगे, आप मोटे में समझ ले किया जा सकता है। व्यक्ति को क्षमादान कर दिया गया, क्षमादान का प्रभाव क्षमादान पाए व्यक्ति के संबंध में दोष मुक्ति होगा। तीसरी स्थिति देखें, ऐसे ऑफेंसेस की एक सूची धारा 320 सीआरपीसी में दी गई है, जिनकी दशा में पक्षकारों के मध्य समझौता यह हो सकता है और उन अपराधों को शमनीय अपराध यह कहा गया है। और अगर अपराध का शमन हुआ तो जिस अपराध का शमन होगा उसके संबंध में अपराधी को दोषमुक्त, अपराधी ने अभियुक्त कहना चाहिए हमें, उसे दोषमुक्त किया गया माना जाएगा। एक और स्थिति देखें, आपको यह बताया गया था कि आरोप की विरचना के उपरांत यदि अभियुक्त को पूर्ण विचारण के बिना छोड़ा जाता है, जैसा कि
समन ट्रायल में हम लोगों ने देखा था 258 में प्रोसीडिंग्स को रोक देने की शक्ति थी, 258 का करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन आप देख लेंगे सीआरपीसी में, ठीक है। और उस रोक देने के प्रभाव को भी दोष मुक्ति का प्रभाव दिया गया था। यानी देयर में भी सेवरल सिचुएशंस, मोर और लेस यही हैं, इसके अलावा भी एक दो छूटी हो तो हो सकती है, ठीक है। कभी भी आरोप की विरचना के बाद अभियुक्त को किसी भी कारणों से छोड़ा जाएगा तो प्रभाव दोष मुक्ति, और इनमें से एक भी दशा में पूर्ण विचारण नहीं हुआ है, एक भी दशा में नहीं हुआ, ठीक है। कहां हुआ? किसी भी स्टेज पर प्रोसिक्यूशन वापस ले सकता है मुकदमे को, ले लिया उसने। कहां हुआ पूर्ण विचारण? समझौता हो गया, कहां हुआ पूर्ण विचारण? क्षमा दे दी आपने, कहां हुआ पूर्ण विचारण? प्रोसीडिंग रोक दी आपने समन ट्रायल में, कहां हुआ पूर्ण विचारण? ठीक है। एविडेंस नहीं आया, आपने कई डेट्स पे आपने अभियुक्त को छोड़ दिया आरोप की विरचना के बाद, कहां हुआ पूर्ण विचारण? तो आपने अभियोजन किया, ये कैसे कहते हैं? 300 नहीं है, 300 नहीं है, 20(2) क्या कह रहा है? अभियोजित और दंडित एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। एक बार तो किया जाएगा, एक बार तो अभियोजित और दंडित करेंगे। दंडित होना अभियोजन का परिणाम है, तो पहले अभियोजन हम कर लें, उसका दंडित तो हो ही जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं कर सकते आप क्योंकि दोष मुक्ति आपने कर दी थी, और हम कहते हैं कि दोष मुक्ति कर दी होगी, अभियोजित तो नहीं किया था। अभियोजित कहां किया था? तो इन दशाओं में मामला सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं बचता, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अब पहुंच भी गए। अर्थान्वयन से कुछ भी आया, लेकिन जो कुछ आएगा वो भविष्य में ही आएगा, और वो कब तक कायम रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए 300 इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। केवल 20(2) आपको पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता अगर 300 ना हो, ठीक है ना। जैसे बेवकूफों की तरह है, आप कई बार ऐसे समझते हैं ना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जाने क्या, निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन जाने क्या है, निश्चित तौर पर सिर जाने क्या है, इसे बचाने के लिए सब प्रयास किए जाएंगे। और इसे बचाने के लिए इवन स्टेट ये भी कहता है डंडे मारेंगे, हेलमेट नहीं पहन के निकले। स्टेट ये नहीं कहता कि टांगों में कुछ पहन के नहीं निकले तो डंडे मारेंगे, वो ये कहता है कि अगर हेलमेट पहन के नहीं निकले। सिर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैर इतना भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही न की जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण उपबंध है, लेकिन उसे भी प्रभावी ढंग से लागू होने में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो सहायता करते हैं, और सेक्शन 300 के अभाव में 20(2) पूर्ण प्रभाव से लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 300 है जो ये बताएगा कि सेम ऑफेंस इसका क्या अर्थ है, अभियोजन इसका क्या अर्थ है, दंडित होना इसका क्या अर्थ है। और जब 300 के हिसाब से आप सेम ऑफेंस के लिए अभियोजित और दंडित हो गए, तब अनुच्छेद 20(2) की वर्जना लागू होगी, और फिर तो अनुच्छेद 300 भी लागू ही हो जाएगा, और आपको दोबारा उसी अपराध के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन 300 के मुताबिक सेम ऑफेंस की व्याख्या होगी, क्योंकि सेम ऑफेंस की कोई व्याख्या अनुच्छेद 20(2) में उपलब्ध नहीं है। अभियोजन की कोई व्याख्या स्वयं 20(2) में उपलब्ध नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो
जो उसका डेफिनेशन क्लॉज है वो मेरा ख्याल है 365 के आसपास, कहीं 365 हो 366 हो आर्टिकल, वहां दिया गया है। वहां भी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, देख ले कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा 365 है 366 है डेफिनेशन क्लास। हाँ 366 है। और यह भी खूब प्री में पूछा जाता है कि संविधान में डेफिनेशन क्लास कहां है। ठीक है, तो आप तो धारा 2 में डेफिनेशन क्लास या धारा 3 में डेफिनेशन क्लास पढ़ने के आदी हैं, और बेयर देखना ये आपका स्वभाव नहीं है। वो तो असाइनमेंट के सवाल वो याद कर लिए और सारे पेपर में तीर मारे, यही तो करते हैं। ठीक है, बेयर तो देखते ही नहीं, तो वही आप लगाते हैं, फिर गड़बड़ होता है। क्या है, कहां लिखा है 366 में डेफिनेशन क्लास है अनुच्छेद, और उसमें भी कोई परिभाषा इस ढंग की नहीं दी गई, इसलिए 300 ये विशेष महत्व की धारा है और ये सभी जांचों और विचारणों के संबंध में लागू होगी। अब देखते हैं क्या कहती है। जो 300 थी अब 337 है। कहता एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। उसने कहा दोष सिद्ध दोष मुक्त, प्रक्रिया की बात ही नहीं की। आदि समस्या यहीं से हल है, ये नहीं कहा उसने। प्रक्रिया दोष सिद्धि की कौन सी है? यद्यपि दोष सिद्धि की प्रक्रिया एक ही है, विचारण। विचारण कब से शुरू होता है? आरोप की विरचना के साथ। अब एक सवाल यहां पर यह भी उठेगा, अब क्योंकि बात आ गई तो क्लियर करते चले कि 300 कब से काम करना शुरू करती है। शब्द आ रहे कि दोष सिद्ध, कहता है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाएगा। विचारण के दो अर्थ हो सकते हैं। विचारण का एक अर्थ हो सकता है कि जब 204 सीआरपीसी में विचारण करने के प्रयोजन से आहूत कर लिया अभियुक्त को, विचारण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, क्योंकि अब अभियुक्त का विचारण होगा। ठीक है, हालांकि अगर रिविजनल कोर्ट ने जैसे कह दिया आपने गलत अभियुक्त को आहूत कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एक बार आहूत हो गया अभियुक्त, ठीक है, अगर आपका रिविजनल कोर्ट ये कहेगा आपने गलत आहूत कर दिया तो मतलब बात ही दीगर हो गई ना, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई, तब तो बात दूसरी पटरी पर चली गई। तब तो क्रिमिनल कोर्ट को आहूत करना ही नहीं चाहिए था, क्रिमिनल कोर्ट की गलती है। लेकिन उसने आहूत कर दिया। इस सेंटेंस का अर्थ वैसे ही है कि उसने सुनना, जैसे यानी जो शब्द बोला जा रहा है उसका साधारण अर्थ लीजिए। आहूत कर दिया मीनिंग दैट ठीक आहूत कर दिया, आहूत करने में कोई गलती नहीं। तो एक बार जब अभियुक्त आहूत हो गया तो अब तो विचारित होगा, अब कोई ताकत विचारण रोक नहीं सकती। ठीक है, तो विचारण जो एक्चुअल है, जो आरोप की विरचना के साथ शुरू होगा, वो अब वक्त की बात बची है। ठीक है, इसलिए इस क्षण विचारण की प्रक्रियाएं अन्य प्रयोजनों के लिए, यानी अनुच्छेद 300 आदि के लिए प्रारंभ हो गई हैं, यह मान लिया जाए। एक व्यू यह हो सकता है। हम विचारण सामान्य अर्थों में बात नहीं कर रहे, ग्रामेटिकल मीनिंग विचारण का यहां अनुच्छेद 300 में क्या है इस पर बात करना। ठीक है ना, हमने कहा था किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं।
एक उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, एक उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, और एक उसका नेचुरल मीनिंग है, उसका स्वाभाविक अर्थ है। ठीक है, नेचुरल मीनिंग क्या होता है? वो जिस धातु से आता है उस धातु के मुताबिक जो उसका अर्थ होता है वो उसका नेचुरल मीनिंग है। जैसे गॉड, अंग्रेजी डिक्शनरी आप उठाएंगे तो गॉड शब्द जिस धातु से आएगा वो उसे अर्थ देता है कि जिसे बुलाया जाए वो गॉड होता है। ठीक है ना, जिसे बुलाया जाए, बुलाने से जो आए वो गॉड है। ठीक है, और गॉड शब्द का ऑर्डिनरी मीनिंग भगवान। ठीक है, लेकिन उसका नेचुरल मीनिंग क्या है? वो जिसे बुलाया जाए। और इसलिए हिंदुओं में जब पूजा करते हैं तो आवाहन है, हम पहले उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए और इसमें प्रतिष्ठित हो जाइए। ठीक है ना, तो गॉड शब्द का जो नेचुरल मीनिंग है वो यही है, जिसे बुलाया जाए, जो ऐसे ना आए। तो एक वर्ड का नेचुरल मीनिंग है, एक ऑर्डिनरी मीनिंग है भगवान। ठीक है ना, और उसका ग्रामेटिकल मीनिंग जहां उसका प्रयोग है उसके मुताबिक उसके अर्थ बदल सकते हैं। ठीक है ना, हमने जैसे अभी परसों नरसों एक ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है ना, कि जिसकी चलती है, यहां चलती शब्द का अर्थ दूसरा आ रहा है। वो जब चलती है तो लोग कहते हैं वाह क्या चलती है। ठीक है, अब यहां तीनों शब्द चलती ही है लेकिन उसके अर्थ अलग हो रहे हैं। ये ग्रामेटिकल मीनिंग यहां पर निकाले जाएंगे। तो आपका नेचुरल मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग और ऑर्डिनरी मीनिंग, तीन अर्थ किसी भी शब्द के होते हैं। तो विचारण का यहां हम ग्रामेटिकल मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो विचारण का सामान्य अर्थ यह है कि वो जो आरोप की विरचना के बाद होता है, लेकिन यहां विचारण का क्या अर्थ है? क्या यही है कि आपका आरोप की विरचना के बाद जो है अगर व्यक्ति को किसी भी कारण से छोड़ा गया तो आरोप के बाद जो चलता है वो विचारण है? या फिर यहां विचारण तब से शुरू मान लेंगे जब अभियुक्त को आहूत किया गया, यहां पर विचारण से क्या विपरीत है? तो इसके लिए जब स्पष्टीकरण देखेंगे हम लोग, ठीक है, कहता परिवाद का खारिज किया जाना। ठीक है, या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के लिए दोष मुक्ति नहीं है। ये नहीं, ऊपर वाला, हां ये 5 सबसेक्शन 5 कहता धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। यानी जब हम जो सबसेक्शन आगे डिस्कस करेंगे तो बात आएगी 300 के सबसेक्शन जो बातें कहेंगे, ये 300 के सबसेक्शन जिन स्थितियों को लागू होंगे वे स्थितियां ऐसी हैं जो आरोप की विरचना के पूर्व भी आ सकती हैं। ठीक है ना, जैसे समझौता हो गया, आरोप की विरचना होगी नहीं। ठीक है, लोक अभियोजक ने ट्रायल वापस ले लिया, होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो जो स्थितियां 300 जिन स्थितियों को लागू हो जाएगी, 300 के सबसेक्शन जिन स्थितियों को लागू होंगे उनके मुताबिक जब हम देखेंगे तो जो स्थिति निकलेगी वो ये निकलेगी कि यहां विचारण का अर्थ हमें क्या मानना चाहिए कि विचारण से अभिप्रेत है वो सारी कार्यवाही सेक्शन 300 के लिए। वैसे विचारण का कोई अर्थ लिया जाता हो लेकिन यहां उसका ग्रामेटिकल मीनिंग लिया जाएगा और यहां विचारण का तात्पर्य आहूत होने के दिनांक से
चलने वाली सारी कार्यवाहियों के संबंध में माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कहता एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। तो वो जो प्रॉब्लम उठ रही थी कि अगर लोक अभियोजक ने वापस ले लिया, क्षमादान हो गया, आदि आदि, जहां ट्रायल होगा ही नहीं, ठीक है, उस समस्या का समाधान तो मार्जिनल नोट पढ़ने मात्र से हो जाता है। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। विचारण क्या है, यहां पर विचारण का अर्थ क्या है, इसे न भी समझें, सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। विचारण का यहां क्या अर्थ है भूल जाए, केवल मार्जिनल नोट पढ़ रहे हैं, केवल मार्जिनल नोट, कुछ नहीं पढ़ रहे। तो क्या कह रहा है, एक बार दोषसिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। दोष मुक्त कैसे हुआ इस संबंध में नहीं कह रहा मार्जिनल नोट कुछ भी। दोषसिद्ध तो विचारण से ही होगा, लेकिन दोषमुक्त विचारण के बिना भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर प्रक्रिया विधि दोष सिद्धि को विचारण के बिना असंभव बनाती है, किंतु दोष मुक्ति को विचारण के बिना भी संभव बनाती है, तो इसका अर्थ यह निकला कि दोष मुक्ति किस प्रकार हुई है उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। ठीक है, उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। वो क्षमादान से दोष मुक्ति हुई, वो कैसे हुई है दोष मुक्ति? दोष मुक्ति है, बात खत्म है। दोष मुक्ति की प्रक्रिया क्या है? वो विचारण की विभिन्न स्टेजेस में दोष मुक्त हुआ, बिल्कुल विचारण के प्रारंभ पर दोष मुक्त हुआ, समझौते के परिणाम स्वरूप दोष मुक्त हुआ, क्षमा मिल गई इसलिए दोष मुक्त हुआ, मतलब ही नहीं है, दोष मुक्त है, बात खत्म। ठीक है, तो उस समस्या का समाधान तो नहीं हो जाता है कि दोष मुक्त है। दोष सिद्धि की प्रक्रिया एक ही है प्रक्रिया विधि में, वही अपनानी पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं। विचारण बिना विचारण नहीं कर सकते। हमने कहा था दांडिक विधि, उसका नियम यही है, 1000 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया की विधि निर्दोषों को दंड से बचाने के लिए है। दोषी इसके संबंध में मानकर चलिए, ये कभी समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना निर्दोष को दंड मिलने से होगा। क्योंकि दोषी अगर छूट भी गया तो भी लोग अधिकतम कानून व्यवस्था को गाली देकर शांत हो जाएंगे, लेकिन निर्दोष को दंड मिला तो लोगों का कानून और व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी। इसलिए जो विधि के जानकार हैं वे मूर्ख नहीं हैं, उन्होंने ये आम आदमियों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो बेवकूफ होते हैं, वो सोच ही नहीं सकते। इसीलिए कानून के लोगों को ही केवल विद्वान कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, 1000 दोषी छोड़ दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। अधिकतम लोग ये कहेंगे अरे पुलिस वालों ने पैसे खा लिए, वकील नीच हैं, कमीने हैं, जज ठीक नहीं है। लेकिन उनमें यह विश्वास रहेगा कि पुलिस ठीक हो गई, वकील ठीक हो गए, जज ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन यह विश्वास खत्म हो गया कि वकील, जज, कानून सब ठीक रहे, इसके बाद भी निर्दोष सजा पा जाएगा, यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी। इसलिए हर चंद प्रक्रिया विधि में कोशिश होती है कि नहीं, निर्दोष नहीं जाना चाहिए। एक बार आपने कर लिया, जो कुछ करना था कर लिया, नहीं क्यों नहीं कर लिया, क्यों आपने छोड़ दिया? कोई आपसे आया था कुछ कहने, आपने ऐसी हरकतें क्यों की?
कि इसे हमें दोष मुक्त करना पड़ा, और आपने ऐसी हरकतें की तो किसी कारण से ही होंगी। एज ए स्टेट आप बेवकूफ तो नहीं है भाई। सरकार के पास अल्टीमेट इंटेलिजेंसिया होती है, वो अल्टीमेट इंटेलिजेंसिया कुछ ना करे, वो बात अलग है। आप आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना आसान समझते हैं, आईएएस निकालना आसान समझते हैं, एपीओ निकालना आसान समझते हैं, उनसे बढ़िया इंटेलिजेंसिया किसके पास है? वो सब कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। वो तो न सोचने के पैसे लेते हैं भाई। सरकारी कर्मचारी तो न सोचने के पैसे ले रहा है। ज्ञान की कमी थोड़ी है, एक्सपर्टाइज की कमी थोड़ी है। जो सबसे अधिक एक्सपर्ट है वो तो वही है, ठीक है। और उसके बाद आपने दोष मुक्ति का निर्णय ले लिया, तो अब हम आपको दोबारा विचारणा क्यों करने दें? अब हम ये क्यों ना माने कि वो निर्दोष था, इसलिए तुमने उसे दोष मुक्त करने का निर्णय लिया, और तुम फर्जी एविडेंसेस के आधार पर उसे फंसाना चाहते हो? हम ये क्यों ना माने? और चलो हमने मान लिया वो दोषी था, तो भूल गए, तो हम तुम्हें दंड क्यों ना दें? उसे क्यों दें? वो दोषी था तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। तुमने इसे छोड़कर परिवादी, जिसका विश्वास कानून और व्यवस्था पर था, जो तुम्हारे पास गया था, उसके विश्वास को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए तुम्हें दंडित होना चाहिए। लेकिन अब दोनों के बारे में, वो तो निर्दोष है, क्या उसने गलत रिपोर्ट लिखाई, सही लिखाई, कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन फिर सिद्धांत यही लेना पड़ेगा कि 1000 दोषी छूटे, एक निर्दोष को सजा न हो, इसलिए 300 के प्रोविजंस बनाए गए। लेकिन इनका दुरुपयोग भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि मालूम पड़ा सैंक्शन चाहिए थी, सैंक्शन नहीं ली। मतलब टेक्निकलिटीज के आधार पर काम को करने के लिए जो जरूरी था वही नहीं किया और छूट गए, ठीक है। तब थोड़ी मान लेंगे कि आप छूट गए। भाई काम को करने के लिए जो जरूरी था वो तो करते, वही नहीं किया तो काम किया गया, ये कैसे माने भाई? तो ऐसी स्थितियां 300 के एक्सेप्शंस में लिखी हैं, जब वास्तव में विचारण हुआ यह कहा ही नहीं जा सकता, विचारण का दिखावा हुआ, या जिसके लिए अब हम विचारित करना चाहते हैं उस अपराध के लिए नो डाउट उस अपराध का संबंध उस अपराध से है जिसके लिए हम विचारण कर चुके हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी कि अब हम जिस अपराध के लिए विचारण करना चाहते हैं उसके लिए उस समय हम विचारण कर ही नहीं सकते थे, कारण कि वो अपराध जिसके लिए हमने विचारण किया था वो ऐसा था जो परिणाम पैदा करता था, और जिस समय हमने वो विचारण किया उस समय परिणाम पैदा हुए ही नहीं थे, तो हम कैसे कर लेते हैं? तो इन सारी स्थितियों का उपचार धारा 300 में किया गया है, सब सेक्शंस में। क्या है धारा 300, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।